जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा की परिभाषा देखी थी। साथ ही साथ हमने परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में अंतर भी समझा था। इसके साथ ही हमने मध्य प्रदेश के अंतर्गत परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन भी किया था। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कैसे स्रोत होते हैं? तो ऐसे स्रोत जिनका निकट में समाप्त नहीं हो सकते, जिनका संसाधन में क्या होते, असीमित होते हैं, या जिनके अधिकतम उपयोग से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इनमें जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो सभी समाहित किए जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से, जैसे कि बायोडीजल कहाँ से प्राप्त होता है? गन्ने से प्राप्त होता है। बायोगैस जो कि हमें गोबर से प्राप्त होता है, जो गोबर गैस बनाए जाते हैं उसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बायोमास जो कि हमें जीवाश्म से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा पवनों के चलने से प्राप्त होती है, जिसमें हम पवन चक्की को स्थापित करके इनसे प्राप्त करते हैं। फिर भूतापीय ऊर्जा जो डोलोमाइट और चूना पत्थर से प्राप्त होती है। तरंग ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना जो कि 25 मेगावाट से कम की हों क्योंकि ये ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, और परमाणु खनिज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा इनमें शामिल की जाती है। किसमें? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। इनका आविष्कार वर्तमान में हो रहा है और लगातार चलता जा रहा है, और नए नए हम ऊर्जा संसाधनों को भी खोज रहे हैं। जैसे कि हाइड्रो ऊर्जा संयंत्र को भी खोज रहे हैं हम। अंतरिक्ष के माध्यम से अंतरिक्ष ऊर्जा संसाधन को भी खोज रहे हैं कि अंतरिक्ष से हम सीधे ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऊर्जा स्रोतों को खोजा जा रहा है, उन्हें गैर परंपरागत कहा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनके जो संसाधन है वो क्या असीमित हैं। गोबर कभी समाप्त नहीं हो सकता, गन्ना कभी समाप्त नहीं हो सकता। उत्पादन होने वाली फसल है, एक बार उत्पन्न हो जाएगी, फिर से उत्पन्न हो जाएगी, फिर से उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात इनके जो स्रोत हैं वो समाप्त नहीं होते। साथ ही साथ इनसे जो बनने वाली ऊर्जा होती है वह पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करती है, इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, आसान से प्राप्त हो जाती है, अर्थात लागत क्या हो जाती है, इनमें कम हो जाती है थोड़ी सी। तो ये क्या होते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ध्यान रखना, लागत वाले पॉइंट को लेके मैं चलता हूं। कुछ में लागत कम है लेकिन कुछ में लागत बहुत ज़्यादा भी आती है, लेकिन पर्यावरण इनसे स्वच्छ रहता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को। एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है और सूर्य से आने वाली ऊर्जा कैसी असीमित है, ये खत्म तो हो नहीं रही है और ना ही कालांतर में होगी, तो क्यों ना इससे ऊर्जा बनाई जाए। तो कुछ ऐसे संयंत्रों का विकास किया गया जिसके माध्यम से सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया, और उसके माध्यम से हमने बिजली का उत्पादन भी किया, और साथ ही साथ हमारे जो संयंत्र हैं उनको चलाना प्रारंभ किया। तो इस तरीके की जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसे क्या कहा गया? सौर ऊर्जा कहा गया। सूर्य क्या है? पृथ्वी का सबसे बृहद स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बृहद स्रोत है। और यह ऊर्जा कैसे प्रदान करता है? तो फोटानों के माध्यम से करता है। क्या करता है? फोटानों के माध्यम से और विकिरण के माध्यम से वातावरण को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम सूर्य की ऊर्जा की बात करें कि सूर्य किस तरीके से हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह 3 माध्यम से करता है। एक करता है पराबैंगनी प्रकाश के माध्यम से, लेकिन पराबैंगनी किरणों का तो अवशोषण ओजोन परत कर लेती है, इस कारण से मात्र 2% ऊर्जा हमें प्राप्त होती है पराबैंगनी किरणों से या पराबैंगनी प्रकाश से। दूसरा आता है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें क्या होती हैं? सूर्य से निकलती हैं, और अवरक्त किरणें किससे निकलती हैं? सूर्य से। ये पृथ्वी पर आती हैं दीर्घ तरंगों के रूप में और पार्थिव किरणों के रूप में ऊपर जाती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अवरक्त। तो जो अवरक्त होती हैं उनसे 51% ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 51%। इसके बाद जो ताप विकिरण होते हैं उनके माध्यम से हमें 47% ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वह 3 माध्यम से हमें प्राप्त होती है। एक पराबैंगनी प्रकाश से बहुत कम मात्रा में होती है, मात्र 2%। दूसरे नंबर पे अवरक्त किरणें आती हैं जिनसे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, कितना? 51%। और तीसरे स्थान पर आता है ताप विकिरण, जिसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है 47%। तो ये 3 माध्यम है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में
सूर्य से बिजली पैदा करने की दो तकनीकें उपलब्ध की जाती हैं, मतलब दो तकनीकें बनाई गई हैं जिससे हम सूर्य के माध्यम से आने वाली जो ऊर्जा होती है उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं समझने का प्रयास करते हैं। तो एक है कंसेंट्रेटिंग सोलर पावर तकनीक और एक है फोटोवोल्टिक सोलर पावर तकनीक। कौन सी है? एक है कंसेंट्रेटिंग सोलर पावर तकनीक और एक है फोटोवोल्टिक सोलर पावर तकनीक। कंसेंट्रेटिंग में क्या किया जाता है? तो इसमें सूर्य तापीय तकनीकी, इसे क्या कहते हैं? सूर्य तापीय तकनीकी भी कहते हैं। अर्थात सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग हम किसमें? पानी को उबालकर बिजली प्राप्त करने में करते हैं। अर्थात जैसे ही सूर्य से ऊर्जा आती है तो उस ऊर्जा का उपयोग हम पानी को उबालने में करते हैं और जब पानी उबलने लगता है तो उससे हम क्या करते हैं? बिजली प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इसे तापीय तकनीकी भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूर्य तापीय तकनीकी। तो ये जो तकनीकी है ये क्या है? कंसंट्रेटिंग तकनीक है। दूसरी होती है फोटोवोल्टिक सोलर तकनीक। फोटोवोल्टिक में क्या होता है? इसमें फोटोवोल्टिक सेल बनाए जाते हैं और जो सेल होते हैं इनकी सहायता से सूर्य रोशनी को सीधे बिजली की रोशनी में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो विद्युत होता है उसमें सीधे परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्लियर हुआ? दो तकनीकी हैं। सौर ऊर्जा की को अधिकाधिक क्षेत्र में एकत्रित करने, साथ ही जो दो तकनीकें हमने पढ़ी हैं इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा के लिए हम दो युक्तियों को अपनाते हैं। कौन सी दो युक्तियां हैं? एक है प्राथमिक युक्ति और एक है द्वितीयक युक्ति। प्राथमिक युक्ति में हम क्या करते हैं? तो इसमें सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित किया जाता है। पहले सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत में परिवर्तन नहीं किया जाता, सौर ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा, जैसे हम पानी को उबालते हैं कंसंट्रेटिंग सोलर तकनीक में, तो वैसे ही इसको ऊष्मा में एकत्रित किया जाता है। और जैसे कि इसमें सोलर कुकर आते हैं, सोलर कुकर में क्या किया जाता है? आपने देखा होगा खाना पकाने में इसका उपयोग होता है। सोलर कुकर को खोल के रख दिया जाता है, उसके अंदर खाने के डिब्बे जो भी आपको बनाना है, दाल चावल, उसको आप रख देते हैं। उसके बाद सूर्य की रोशनी में उसे रख दिया जाता है। सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होता है उसको वह एकत्रित कर कर उस प्लेट पर डालता है। उस प्लेट में वो क्या करता है? उसको गर्म कर देता है। तो ये क्या करता है? ऊष्मा में बदल रहा है, बिजली में नहीं बदल रहा, ऊष्मा में बदलते हैं। तो सोलर कुकर हो गया, ऐसे ही जल ऊष्मक हो गया, जल को गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो द्वितीयक तकनीक होती है ये क्या करती है? ये सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जैसे कि सौर सेल हो गए, सौर सेल क्या करते हैं? इसको सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो सौर ऊर्जा क्या करती है? दो तकनीकों का उपयोग करती है। एक में इसमें ऊष्मा में परिवर्तित करती है और एक में यह सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देती है। सौर संकेंद्रक क्या होता है? एक शब्दावली है सौर संकेंद्रक, 3 नंबर में पूछी जा सकती है। तो आप लोगों ने बचपन में इस तरीके के लेंस का उपयोग तो किया होगा। इस तरीके का एक लेंस आता है, हम छोटे में ऐसे पकड़ के इसको देखा करते थे। कैसे देखा करते? कागज जलाने में उपयोग करते थे। तो ये लेंस करता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैला होता है, ऐसे दूर दूर तक फैला होता है, जब ये आता है तो यह उस सारे प्रकाश को केंद्रित करके एक छोटी सी जगह पर सारे के सारे प्रकाश को डाल देता है। तो ये जितनी ज़्यादा जो ऊर्जा होती है इस प्रकाश में, जितनी भी ऊर्जा होती है वो सारी ऊर्जा को एकत्रित करके एक बिंदु पर डालता है। और हम देखते हैं जब उस लेंस से उस कागज़ को देखते रहते हैं तो धीरे धीरे 2 या 3 मिनट के अंतर्गत वो कागज़ में आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि इतने सारे क्षेत्र की ऊर्जा को हम एक क्षेत्र में या एक स्थान पर, एक बिंदु पर ला देते हैं। तो यही तकनीक क्या कहलाती है? सौर संकेंद्रक कहलाती है। क्या कहलाती है? सौर संकेंद्रक कहलाती है। जब किसी बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके एक छोटे से क्षेत्र में संकेंद्रित कर दिया जाता है तो इस प्रकार के ऊष्मक सौर संकेंद्रक कहलाते हैं। संकेंद्रक अर्थात एक केंद्र में सभी को संकृत कर देना। क्लियर हुआ? सौर संकेंद्रक क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा और मध्य प्रांत समझ लेते हैं कि सौर ऊर्जा और मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश से इसका क्या संबंध है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अर्थात मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चूंकि मध्य प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित है इसलिए यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस कारण से सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश क्या करेगा? महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। क्योंकि सूर्य की किरणें 21 जून पर बीच मध्य प्रदेश में सीधे लंबवत चमकती हैं, उसके नीचे वाले क्षेत्र में भी लंबवत चमकती हैं। मध्य प्रदेश में 16 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसी महत्व को जानते हुए कि मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश में 16 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में
सौर ऊर्जा की कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं? तो 5 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 5 परियोजनाएं अभी निर्माण में चल रही हैं, निर्माणाधीन है, इनको बनाया जा रहा है। जिनमें से जो सबसे बड़ी परियोजना है वो कहाँ की थी? नीमच की है। सबसे बड़ी परियोजना कहाँ की है? नीमच की। नीमच से पहले यह परियोजना इटारसी की थी, जो कि माइका आधारित थी। किस पर थी? माइका पर आधारित थी, अर्थात माइका से ऊर्जा उत्पन्न किया जाता था, ऊर्जा को बनाया जाता था। क्लियर हुआ? तो ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि सौर ऊर्जा और मध्य प्रांत से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या हुआ? मध्य प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसी महत्व को जानते हुए 16 मेगावाट के यहाँ पर सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 5 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, और सबसे बड़ी परियोजना नीमच में है। लेकिन इससे पहले एक परियोजना बनी हुई थी जो सबसे बड़ी थी, और वो कहाँ पर थी? वह थी इटारसी में, जो किस पर आधारित थी? तो वह माइका आधारित थी। किस पर आधारित थी? माइका पर आधारित थी। रीवा जिले में गूड़ तहसील, कहां पर? गूड़ तहसील है रीवा जिले की। तो वहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कौन सा? अल्ट्रा मेगा या सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कितने मेगावाट का है? 752 मेगावाट का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में सीधा प्रश्न आया था कि 700 मेगावाट की कौन सी परियोजना कहां पर स्थापित है, सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, गूड़ जिले की गूड़ तहसील के रीवा जिले की गूड़ तहसील में यह स्थापित है। क्या है? अल्ट्रा मेगा या सौर संयंत्र है। कितने मेगावाट का है? 752 मेगावाट का है। किसकी सहायता से निर्माणाधीन है या किसकी सहायता से बन रहा है? तो इसके लिए विश्व बैंक सीधे सहायता दे रहा है। कौन दे रहा है? विश्व बैंक। मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहां पर है, जो कि 250 मेगावाट का है? वह मंदसौर जिले में है। कहां पर है? मंदसौर जिले की सुवात्रा तहसील में है। और किसकी सहायता से निर्माणाधीन या किसकी सहायता से यहां पर सौर ऊर्जा बनाई जा रही है? तो वह एनटीपीसी की सहायता से बनाई जा रही है, एनटीपीसी की सहायता से यह लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अल्ट्रा मेगा है, सौर संयंत्र हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? गूड़ तहसील में स्थित है, रीवा जिले का। और कितने का है? 752 मेगावाट का है। ऐसे ही दूसरा कौन सा है? तो दूसरा मंदसौर में है, 250 मेगावाट का है। और किसके सहयोग से है? तो एनटीपीसी के सहयोग से यह लगाया गया है। इसके अलावा भी सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं? ये तो क्षेत्र हैं, साथ ही साथ सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। कहाँ कहाँ पर? मंदसौर, श्योपुर, रीवा, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद। तो यहां पर सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए हैं। तो यदि आपसे सौर ऊर्जा पार्क पूछे जाएं तो आप इन जिलों के नाम लिख सकते हैं। यदि सौर ऊर्जा संयंत्र पूछे जाएं तो आप इन जिलों के नाम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, सौर सेल या सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र को समझते हैं कि सौर सेल क्या कहलाते हैं। तो सौर बैटरी या फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे जब हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो इसके लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है उन युक्तियों को क्या कहा जाता है? सौर सेल कहा जाता है या सोलर फोटोवोल्टिक सेल संयंत्र कहा जाता है। सौर सेल का निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या होती है? अर्धचालक युक्ति होती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। आधुनिक सौर सेल की क्षमता कितनी होती है? 25% होती है। 25% से मतलब क्या होता है? अर्थात यह 25% ही ऊर्जा का निर्माण कर पाता है। अर्थात इसको जो 100% ऊर्जा प्राप्त करेगा, सूर्य से 100% लेगा, लेकिन उसमें सिर्फ वह उसकी 25% भाग को ही परिवर्तित कर पाता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ, होशंगाबाद और बैतूल के दूरस्थ अंचलों में ऐसे संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सौर सेल, आपने सौर पट्टियां देखी होंगी कुछ इस तरीके से, जो कि जनजातीय एरियो में या पहाड़ी इलाकों में जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है वहां पर इस तरीके के कुछ एंटीने दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं और लोगों को भी मिल जाते हैं। यही कहलाते हैं सौर संयंत्र या सौर सेल। ये क्या करते हैं? ऊर्जा यहाँ पर मोटर लगी हुई होती है और यह सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? दिन में अवशोषित कर लेते हैं और ऊर्जा के रूप में उसे कन्वर्ट करके संयंत्र अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। और जैसे ही रात होती है तो यह बिजली के रूप में घरों में बिजली उपलब्ध करा देते हैं, या विद्युत जो होती है वह बिजली के माध्यम से घरों में उजाला करती है। तो जहाँ पर बिजली नहीं पहुँचाई जा रही है तारों के माध्यम से, वहाँ पर चाहे वह जनजातीय इलाके हों, पहाड़ी इलाके हों, वहाँ पर सरकार विशेष योजना के तहत इन सेलों को पहुँचा रही है। क्लियर हुआ? समझ में आया सोलर सेल क्या कहलाते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक सेल की बात करें, वोल्टेक कार्यक्रम के तहत भोपाल में 10 किलोवाट के और राजगढ़ जिले में 100 किलोवाट क्षमता के
सौर प्लांट लगाए गए हैं। सबसे बड़ा सौर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? राजगढ़ जिले में लगाया गया है। वहाँ पर एक बहुत सारी जगह में जो सेल हैं वो लगाए गए हैं एक साथ, और वह कितने वाट की क्षमता है? 100 किलोवाट क्षमता के हैं। कितने हैं? 100 किलोवाट क्षमता के हैं। ऐसे ही 10 किलोवाट क्षमता का भोपाल में लगाया गया है। घरों के लिए तो विशेष सुविधा के लिए दिए जाते हैं, लेकिन एक विशेष स्थान पर भोपाल में और राजगढ़ में इनको स्थापित किया गया है। सोलर कुकर समझते हैं। सोलर कुकर क्या है? तो ऊर्जा से उत्पन्न तापमान से भोजन बनाने या भोजन पकाने की जो युक्ति होती है उसे सोलर कुकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर कुकर कहा जाता है। सोलर कुकर ऊर्जा उत्पन्न करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है? कर्क रेखा पर स्थित है, और यहाँ पर सोलर कुकर के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में खाना भी पकाया जाता है। बात करते हैं सोलर डिजिटल वाटर प्लांट की। सोलर डिजिटल वाटर प्लांट क्या कहलाता है? तो बाष्पन द्वारा आसुत जल एकत्रित करने हेतु प्रयुक्त सौर ऊर्जा युक्ति को क्या कहा जाता है? सोलर डिजिटल वाटर प्लांट कहा जाता है। मतलब इसमें पानी को उबालकर शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, पीने लायक उसको पानी को बनाया जाता है, और वह युक्ति जो ऐसे पानी को उपलब्ध कराती है उसे कहा जाता है सोलर डिजिटल वाटर प्लांट। क्या कहा जाता है? सोलर डिजिटल वाटर प्लांट कहा जाता है। इन्हें महाविद्यालयों के पास लगाकर प्रयोगशाला हेतु बिजली प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रयोगशाला के लिए, बिजली उपलब्ध कराने के लिए। फिर आता है सौर ऊर्जा गर्म जल संयंत्र। क्या आता है? सौर ऊर्जा गर्म जल संयंत्र। सौर ऊर्जा गर्म जल संयंत्र क्या करती है? यह पानी को उबालने का काम करती है। अर्थात सौर ऊर्जा से हम सीधे पानी को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं और उससे पानी को उबालते हैं। तो इन संयंत्रों से पानी गर्म किया जाता है। भोपाल डेयरी में 17 लाख रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा गर्म जल संयंत्र है वो स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है? 54,000 लीटर प्रतिदिन है। अर्थात एक दिन में 54,000 लीटर पानी को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो ये ध्यान रखना ये चीज़ें कि यहाँ पर भोपाल की जो डेयरी है वहाँ पर क्या लगाया गया है? सौर ऊर्जा गर्म जल संयंत्र लगाया गया है। तो कभी कभी हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि कभी पूछ लिया जाता है सौर पार्क कहाँ पर लगाए गए हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, अल्ट्रा मेगा पार्क कहाँ पर स्थापित है, या फिर सौर सेल कहाँ पर, ये सौर सेल क्या कहलाता है, या फिर सौर ऊर्जा गर्भ संयंत्र क्या कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भोपाल में क्या लगा हुआ है, राजगढ़ में क्या है, गुड़ जिले की तहसील में क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सौर प्रशीतन की बात करते हैं। सौर प्रशीतन क्या होता है? सौर ऊर्जा के माध्यम से माहौल को ठंडा करने वाली युक्ति क्या कहलाती हैं? सौर प्रशीतन कहलाती हैं। अर्थात बाहरी उपायों से तापमान में कमी करना, अवशोषण तथा अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित कुछ सौर ऊर्जा युक्ति होती हैं। अर्थात सौर ऊर्जा का जब हम इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि वातावरण में बाहरी माध्यम से क्या हो जाए? तापमान में कमी आ जाए, तो उन युक्तियों को क्या कहते हैं? सौर प्रशीतन कहते हैं। अर्थात माहौल को गर्म करने में तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया ही जाता है, साथ ही साथ माहौल को ठंडा करने में भी कुछ ऐसी युक्तियां बनाई गई हैं जिसमें हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मध्य प्रदेश में महत्व या सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश में लगाए गए संयंत्र के बारे में विशेषताएं। बात करते हैं हम पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है? पवन की गति के कारण अर्जित ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा को समझने से पहले हम पवन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपने साधारण भाषा में हवा का नाम सुना होगा, है ना? जो वायुमंडल में उपस्थित होती है उसे हवा कहते हैं, लेकिन जब वह हवा ऊपर की ओर उठती है तो उसे कहा जाता है वायु। क्या कहा जाता है? वायु। लेकिन जब वही हवा क्षैतिज दिशा में तीव्र गति से चलने लगती है तो उसे कहा जाता है पवन। इसलिए ध्यान रखना, हवा संयंत्र देखने को नहीं मिलेगा आपको, पवन संयंत्र देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पवन। क्योंकि यह जो संयंत्र लगाए जाते हैं वो पवन के वेग के द्वारा लगाए जाते हैं। जब पवन का वेग ज़्यादा होता है तो कुछ ऐसी पवन चक्कियाँ लगा दी जाती हैं जो उस पवन के वेग के कारण रोटेट होने लगती हैं, घूमने लगती हैं, और जैसे ही वह घूमने लगती हैं तो उनके नीचे एक मशीन लगी होती है, वह मशीन को भी घुमाने लगती है और उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। चूंकि ये क्या है? पर्यावरण हितैषी होते हैं, पर्यावरण यह नुकसान नहीं करते, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो पवन चक्कियां हैं वह शोर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा करती हैं, साथ ही साथ पर्यावरण में जो पक्षी उड़ते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हानि उपलब्ध कराती हैं, उनकी जान को खतरा बना देती हैं। और तीसरी बात ये होती है कि जो पवन चक्कियाँ होती हैं इन्हें स्थापित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इनको एक तो पर्वतों पर स्थापित किया जाता है, दूसरा उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जहाँ पर पवन का वेग ज़्यादा हो।
और तीसरा, इन्हें स्थापित करने की लागत भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए इनके जब हम लाभ और हानियों को देखेंगे वहाँ पर इसकी डिटेल समझेंगे। अभी हम समझते हैं पवन ऊर्जा को। पवन आपको समझ में आया कि वायु और पवन क्या होती है। तो हवा जब ऊर्ध्वाधर चलती है तो उसे वायु कहा जाता है, जब वह क्षैतिज तीव्र गति से चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। और पवन की गति के कारण जब हम ऊर्जा को अर्जित करते हैं तो उसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा पवन चक्की संयंत्रों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, अर्थात इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक संयंत्र लगाया जाता है। उस संयंत्र को क्या कहते हैं? पवन चक्की कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन चक्की। कुछ इस तरीके की होती हैं। इस तरीके की आपने देखा होगा कहीं कहीं पर, जब आप शहरी इलाकों में जाते हैं, जैसे कि आप यदि इंदौर साइड आते हैं तो देवास के पास जमगोद रानी है, तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं। क्या लगाई गई हैं? पवन चक्कियाँ लगाई हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या करती हैं? पवन के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करती हैं। पवन ऊर्जा हेतु आदर्श पवन वायु गति कितनी होना चाहिए? 8 से लेके 23 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। वायु की गति कितना होना चाहिए? तो दी गई है कि 8 से 23 मीटर प्रति सेकंड। जहां पर भी पवन का वेग होगा वहां पर ही पवन चक्कियां लगाई जा सकती हैं। कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा, जितनी भी अक्षय ऊर्जा प्राप्त की जा रही है उसमें से 70% ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? पवन ऊर्जा से ही प्राप्त की जाती है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पाद हेतु आदर्श प्रदेश कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक और केरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पवन का वेग है वह 8 से 23 मीटर प्रति सेकंड के बीच में ही आता है। कितना आता है? 8 से 23 मीटर प्रति सेकंड के बीच में आता है। कौन कौन से प्रदेश? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल। यहां पर पवन चक्कियां बहुत अधिक मात्रा में लगाई गई हैं। यदि हम एशिया की सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पाद की बात करें कि कहां पर लगा गया पवन ऊर्जा का उत्पादन जो हो रहा है, सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है, तो उसके लिए एक संयंत्र लगाया गया है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मांडवी में लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है? मांडवी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। कौन सा? मांडवी। कहां आता है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत आता है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहां लगाया गया है? तो तमिलनाडु के मुप्पन डल में लगाया गया है। कहां पर लगाया? मुप्पन डल में लगाया गया है। यदि हम मध्य भारत की बात करते हैं कि भारत पवन ऊर्जा के आधार पर कौन सा स्थान रखता है विश्व में, तो चौथा स्थान रखता है। अब मन में प्रश्न आता है कि जब मध्य भारत चौथा स्थान रखता है तो पहला स्थान कौन रखता है? तो पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है और तीसरे स्थान पर जर्मनी आता है। तो चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत चौथा स्थान रखता है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। पवन ऊर्जा और मध्य प्रदेश को समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसी आदर्श दशाएं पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा से कितनी ऊर्जा या कहां कहां पर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के मामले में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखना, कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। यदि भारत की पूछा जाए कि भारत पवन ऊर्जा में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा स्थान रखता है, लेकिन मध्य प्रदेश भारत में पहला स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में जो वायु की गति है वो कितनी है? 9.4 मीटर प्रति सेकंड। कितनी है? 9.4 मीटर प्रति सेकंड। आदर्श दशाएं कितनी चाहिए? 8 से लेके 23 मीटर प्रति सेकंड की। तो मध्य प्रदेश में उचित दशाएं पाई जाती हैं। यहां पर 148 पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। कितनी की गई हैं? 148 पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं, जिसमें से सबसे अधिक 39 कहां पर की गई हैं? इंदौर में स्थापित की गई हैं। ये पवन चक्कियां मुख्यतः कृषि क्षेत्र, पंचायत भवन, शैक्षणिक संस्थाओं हेतु क्या करती हैं? पवन ऊर्जा उपलब्ध कराती हैं। और इनके लिए देवास का जो जमगोद रानी क्षेत्र है, इसके आसपास निजी क्षेत्र के साथ पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। कहां पर? देवास के पास जमगोद रानी में निजी क्षेत्र आधारित पवन चक्कियां लगाई गई हैं, जो कि कृषि क्षेत्र, भवन निर्माण के और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए या बिजली उपलब्ध कराने के लिए यह पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। पवन ऊर्जा परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश में 323 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की गई। कितनी की गई हैं? 323 मेगावाट क्षमता की। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा के लाभ और हानि की, कि पवन ऊर्जा से आखिर लाभ क्या क्या होते हैं और हानि क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि मध्य प्रदेश का क्या संबंध है, मध्य प्रदेश में कितनी पवन चक्कियां लगाई गई हैं, मध्य प्रदेश में क्या आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है, साथ ही साथ पवन ऊर्जा से प्राप्त होने वाली विद्युत का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। यदि आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, 50 शब्दों में पूछ लिया जाता है कि पवन ऊर्जा और मध्य प्रदेश का संबंध
संबंध बताइए, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा के महत्व को समझाइए। तो आप स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन यदि 200 शब्दों में प्रश्न आपसे पवन ऊर्जा से संबंधित आ जाता है तो आपको पवन ऊर्जा के संबंध में जो विशेषताएं मैंने बताई थी उसके साथ ही आपको पवन ऊर्जा और मध्य प्रदेश को लिखना है, और साथ ही साथ पवन ऊर्जा से लाभ और हानि को भी लिखना है। जब आप ये तीनों चारों चीजें लिख देंगे तो आपके 200 शब्द कवर हो जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं हम पवन ऊर्जा के लाभ और हानि, कि आखिर पवन ऊर्जा से क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है। पहले हम लाभ की बात कर लेते हैं कि पवन ऊर्जा से लाभ क्या क्या है। तो पहला है कि यह प्रदूषण मुक्त होता है। कैसा होता है? प्रदूषण मुक्त। पवन से कोई प्रदूषण नहीं होता है ना, वायुमंडल में कोई प्रदूषण नहीं होता है, इससे ना तो धुआं निकलता है और ना ही कुछ और अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो ये क्या है? प्रदूषण मुक्त होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है। एक बार आप इनको स्थापित कर दीजिए फिर लागत बहुत कम हो जाती है और विद्युत लगातार उत्पन्न होती रहती है। सुरक्षित और साफ होते हैं, है ना, इनसे कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलते। दूसरा ये क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं और रख रखाव की आवश्यकता कम होती है। एक बार स्थापित कर लो फिर इनमें रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती, इनमें खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन जब इनके लाभ हैं तो इनकी कुछ हानियां भी होंगी। तो हानियां कौन कौन सी हैं? तो हानियों की बात करें तो यह प्रदूषण करते हैं। कौन सा? ध्वनि प्रदूषण। ध्यान रखना, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं, मतलब यह वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, जल प्रदूषण नहीं करते, मृदा प्रदूषण नहीं करते। लेकिन पवन चक्कियां जब चलती हैं तो जोर जोर से आवाज निकलती है, अर्थात यह क्या करती हैं? ध्वनि को प्रदूषित करती हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। साथ ही साथ पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। ये बात अलग है कि एक बार स्थापित हो जाएं बाद में इनकी ना रखरखाव की आवश्यकता होती है, ना इनमें अधिक लागत की आवश्यकता होती है, लेकिन इन्हें स्थापित करना ही कठिन होता है। दूसरा, इनके लिए जो क्षेत्र होते हैं वह क्षेत्र निर्धारित करना कठिन होता है, क्योंकि ये क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तो वहां पर लगाना भी थोड़ा कठिन होता है। और ये क्या करते हैं? रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण के लिए जो संकेत होते हैं, जो संकेत होते हैं उनमें भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? उन सिग्नलों को काटती हैं। साथ ही साथ यह पक्षियों के लिए भी क्या होती हैं? असुरक्षित होती हैं। जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं वह भी इनसे कटकर मर जाते हैं। तो पवन ऊर्जा से ये लाभ हुए और ये हानियां हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही अध्ययन करते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको हमने कुछ भागों में बांटा हुआ है। इसके बाद हम बाकी जो बायोमास है, बायोगैस है, बायोडीजल है, इनसे कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, मध्य प्रदेश में इसका क्या संबंध है, और साथ ही साथ ऊर्जा से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ इसकी आगे की सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।